मेरे बेटे ने मेरे सामने दो रास्ते रख दिए, मेरी मंगेतर की सेवा करो या चुपचाप अपना सामान बांध कर निकल जाओ। मैं एक पल भी नहीं रोई, मैं बस मुस्कुराई, अपना पुराना सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। पीछे से उसकी मंगेतर की आवाज़ आई, देखा, मैंने कहा था ना, ये ड्रामा करेगी। और मेरा बेटा, मेरा ही बेटा, बोला, माँ, तू बस सीन क्रिएट मत कर। उस पल मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं, जम गया, जैसे सर्द रात में पानी जम जाता है, शांत, ठंडा, बिल्कुल साफ। अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम करो, कमेंट में बताओ आप किस शहर से सुन रहे हो, और अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो ये वीडियो उन्हें भी सुनाना। कई बार सबसे बड़ा धोखा घर के अंदर ही होता है और उससे बचने की समझ कहानी के साथ ही आती है। ये सब उस रात हुआ जिस रात मैंने अपने घर का खाने का टेबल 3 लोगों के लिए सजाया था। मैंने खुद से कहा था, आज सब ठीक होगा, आज मेरा बेटा वापस मेरा बेटा लगेगा। मैंने मेज़पोश को 2 बार सीधा किया, प्लेटें रखीं, एक मेरी, एक उसके लिए और एक उसके साथ आने वाली लड़की के लिए। मैंने हल्का सा घी वाला ज़ीरा चावल बनाया था, साथ में पनीर की सब्ज़ी और मीठे में गाजर का हलवा। मुझे पता है आजकल लोग बाहर का खाना मंगाते हैं, पर मैंने जानबूझकर घर का खाना बनाया था, क्योंकि घर का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, रिश्ता भी भरता है। घड़ी ने 6 बजाए, फिर 6:30, फिर 6:45। मैं हर थोड़ी देर में खिड़की से बाहर देखती। गली में स्कूटरों की आवाज़, बच्चों की हंसी और दूर मंदिर की घंटी, सब था। बस मेरा बेटा नहीं था। मेरे हाथ अपने आप पानी के गिलास भरते रहे, चम्मच सही जगह रखते रहे। ऐसा नहीं था कि मेज़ गड़बड़ थी, बस मेरे हाथों को काम चाहिए था ताकि दिल खाली न लगे। फ्रिज पर एक मैग्नेट से एक पोस्ट कार्ड लगा था, मेरी सहेली डॉली का। वो मेरे कॉलेज के दिनों की दोस्त थी। उसने 2 दिन पहले भेजा था, मीरा, अगर कभी घर भारी लगे ना तो सुकून निवास आ जाना, यहाँ हवा भी धीरे चलती है। मैंने पोस्ट कार्ड पढ़कर हंस दिया था। मैंने सोचा था, मेरा घर भारी क्यों लगेगा, ये तो मेरा अपना घर है। फिर दरवाजे पर चाबी घुसी, बिना कॉल बेल, बिना माँ, बस चाबी की खटखट और जूते पोंछने की आवाज़। मेरा बेटा आदित्य अंदर आया, हाथ में फ़ोन, कान में ईयरबड का एक सिरा, चेहरा ऐसा जैसे किसी मीटिंग से निकल कर आया हो। उसने मेरी तरफ देखा, बस हल्की सी गर्दन हिलाई और बोला, ट्रैफिक था। फिर वही फ़ोन स्क्रॉल। उसके पीछे पीछे रिया आई, उसकी मंगेतर। पेट साफ दिख रहा था, लगभग 7वां महीना। पर उसके कदम ऐसे थे जैसे उसे किसी चीज़ का भार महसूस ही नहीं होता। भारी ब्रांडेड शॉल, चमकदार पर्स और आंखें मेरे घर को ऐसे देख रही थीं जैसे मकान खरीदने आई हो। उसने छत की तरफ देखा और बोली, अरे, अभी भी वही पुरानी सीलिंग और ये पर्दे बहुत पुराने हैं। मैंने धीरे से कहा, आओ, खाना लग गया है। उसने हंसकर कहा, ओह, आपने इतना सब बनाया, क्यूट है। हम बैठे। खाने की खुशबू अभी भी थी, पर अब उसमें एक और गंध घुल गई थी, अजनबीपन की। आदित्य ने 2-4 कौर लिए, रिया ने सब्जी में चम्मच घुमाया, जैसे जांच कर रही हो। फिर आदित्य ने गला साफ किया, माँ, एक बात करनी थी। मैं समझ गई, जब बेटा माँ बोलकर भी आंख नहीं मिलाता तो बात प्यार की नहीं होती। मैंने कहा, बोल। उसने रिया की तरफ देखा। रिया ने अपनी भौं उठाई, जैसे इशारा दे रही हो। अब हम सोच रहे हैं कि डिलीवरी तक हम यहीं रह लें। मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हारा फ्लैट? वो बोला, वहाँ जगह कम है और शोर है, यहाँ घर है, खुली हवा है। रिया हंसी, और घर का खाना भी। बाहर वाले खाने से मेरी तबीयत बिगड़ती है। मैंने धीरे से कहा, ये तो बस डिनर था। आदित्य बोला, हाँ, पर सही टाइम लगा बात करने का। मैंने पूछा, किस बात का? रिया ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। घर बड़ा है, आप अकेली रहती हैं, अब बच्चा आ रहा है, तो आपको भी आराम चाहिए। आदित्य ने बात आगे बढ़ाई, माँ,
आप चाहो तो किसी अच्छे सीनियर होम में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ नर्स होती हैं, योगा क्लास, डॉक्टर विजिट, और आप आर्ट भी करती थी ना। मेरे अंदर कुछ चुभा। मैंने कहा, तुम मुझे मेरे ही घर से निकालने की तैयारी कर रहे हो? आदित्य जल्दी से बोला, अरे नहीं, निकालना नहीं, बस ट्रांजिशन, कुछ महीनों के लिए। रिया ने सूखे स्वर में कहा, वैसे भी इस घर में बच्चे के लिए बहुत चीज़ें सेफ नहीं हैं। धूल, पुराना फर्नीचर, पुराने बर्तन। मैंने चम्मच रख दिया। और यहाँ एक बात सीखने वाली है, जब कोई इंसान आपकी भलाई के नाम पर आपकी चीज़ें कंट्रोल करना शुरू करे, तो समझ लो भलाई नहीं, कब्जा शुरू हो गया है। मैंने शांत होकर कहा, तुम दोनों रह सकते हो, पर यह मत समझना कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। आदित्य ने अजीब सा मुस्कुराकर कहा, माँ, थोड़ी हेल्प तो करनी पड़ेगी, रिया प्रेग्नेंट है। मैंने कहा, मैं हेल्प करूंगी, सेवा नहीं। मुझे लगा बात खत्म हो गई, पर असली शुरुआत अगले दिन हुई। सुबह मैं रसोई में गई तो किचन का एक कोना चमक रहा था। नया टोस्टर, नया स्टील का रैक, और मेरी दादी का पुराना रेसिपी बॉक्स गायब। वो लकड़ी का बॉक्स जिसमें पीले पड़े कार्ड थे, लिखावट मेरी दादी की। आधी चम्मच अजवाइन, 2 उंगल नमक, धीमी आंच। वो सिर्फ रेसिपी नहीं थी, मेरी यादें थीं। मैंने ड्रॉअर खोला। मेरे हाथ से लिखे चाय के डिब्बे नहीं थे। उनकी जगह एक जैसे नए डिब्बे, चमकदार, बिना नाम के। पेंट्री में मेरे रखे हुए मसालों की कतारें पीछे धकेली हुई थीं। आगे स्नैक्स के पैकेट, प्रेनेटल विटामिन और इंस्टेंट सब कुछ। मैं झुकी तो फर्श पर दाल का पैकेट फटा था। तभी पीछे से रिया की आवाज़ आई, ये घर पुराना स्मेल करता है। अच्छा वाला विंटेज नहीं, बस ओल्ड। मैंने धीरे कहा, ये देवदार की लकड़ी की अलमारी है। वो नाक सिकोड़कर बोली, बेबी के लिए ठीक नहीं। और ये कप कितना चिपका हुआ है। उसने मेरे पति का पुराना मग उठाया, जिसके हैंडल में हल्की दरार थी। मेरे पति कहते थे, दरार से पता चलता है ये चीज़ असली है। रिया ने उसे एक कार्टन में डाल दिया, जिस पर उसने मार्कर से लिखा था, डोनेट थ्रो। यही वो जगह है जहाँ एक और सीख छुपी है। जब कोई आपके घर में आए और सबसे पहले आपकी चीज़ें हटाए, तो वो आपके घर को अपना बना रहा होता है, आपको नहीं। तभी आदित्य स्टडी रूम से निकला, कान में ईयरबड, हाथ में लैपटॉप। उसने बिना रुके बस इतना कहा, प्लीज़ आवाज़ कम रखना, मेरे कॉल्स हैं। और फिर अंदर चला गया, जैसे मैं घर की मालकिन नहीं, किसी के ऑफिस की सफाई वाली हूँ। दोपहर में मैं कूड़ा बाहर फेंकने गई। बैग भारी था। नीचे रखते ही थक की आवाज़ आई। मुझे शक हुआ। मैंने बैग खोला। मेरी दादी का रेसिपी बॉक्स उल्टा पड़ा था, किनारे मुड़े हुए। साथ में वही दरार वाला मग। मेरे गले में कुछ अटक गया, पर मैं रोई नहीं। मैंने बस बॉक्स उठाया, धूल झाड़ी और उसे सीने से लगाकर अंदर ले आई। पर अंदर कहाँ रखूं? घर में अब मेरी जगह छोटी हो रही थी। शाम को मैं थोड़ी देर बाहर निकली, पास के चाय नाश्ते वाले ढाबे पर। वहाँ की मालिकिन, चाची जी, मुझे पहचानती थी। बोली, अरे मीरा बहन, आज अकेली? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने गरम चाय रखी और धीरे से पूछा, घर में सब ठीक है? मैंने कहा, ठीक करने की कोशिश चल रही है। पास वाली मेज़ पर एक अखबार खुला था। उसमें एक विज्ञापन था, सुकून निवास, सीनियर लिविंग कम्युनिटी। योग, डॉक्टर विजिट, आर्ट क्लास, सेफ्टी, सम्मान। मैंने लंबे समय तक उसे देखा और पहली बार मुझे डॉली का पोस्ट कार्ड याद आया। अगर घर भारी लगे, रात को मैं घर लौटी। नीचे टीवी चल रहा था। रिया हंस रही थी। आदित्य स्टडी में था। मैं अपने कमरे में गई। अलमारी के नीचे से एक पुराना बॉक्स निकाला। मेरे पति की बनाई हुई घर के हिसाब किताब की कॉपियाँ। मैंने पन्ने पलटे। बैंक अकाउंट, एफडी, घर का टैक्स और एक नाम बार बार, हमारे वकील, अधिवक्ता ललित मेहरा। मेरे पति हमेशा कहते थे, कागज़ और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें किसी के भरोसे मत छोड़ना, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। मैंने फ़ोन उठाया। उंगलियां थोड़ी कांपीं, लेकिन आवाज़ साफ थी। मेहरा साहब, मुझे कल मिलना है। उसी समय बाहर हॉल में आदित्य की आवाज़ आई।
वो फ़ोन पर था, धीमी आवाज़ में, पर मेरे कान तेज़ थे। हाँ, बस माँ को कल साइन करवा लेंगे, फिर घर की बात पक्की। रिया टेंशन मत ले। मेरे हाथ से फ़ोन फिसलते फिसलते बचा। कौन सा साइन? किस कागज़ पर? और मेरा बेटा मेरी ही पीठ पीछे, मेरे ही घर के लिए क्या प्लान बना रहा था। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ में फ़ोन था, पर अब फ़ोन सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा लग रहा था। मेरे कानों में आदित्य का वाक्य घूम रहा था, कल माँ से साइन करवा लेंगे। साइन? किस चीज़ का? और क्यों? छुप कर। मैं सीधी अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और सबसे पहले एक काम किया, मैंने रोना नहीं चुना। क्योंकि मैं जानती थी आंसू कई बार सामने वाले को और ताकत दे देते हैं। मैंने खुद को समझाया, मीरा, अभी भावनाएं नहीं, समझदारी चाहिए। मैंने वही पुरानी डायरी निकाली जिसमें मैं कभी कभी खर्च लिखती थी। मैंने एक पन्ने पर 3 बातें लिखी, कागज़, बैंक, मोबाइल। फिर नीचे लिखा सबूत। ये वो सीख है जो हर घर के बड़े को याद रखनी चाहिए। अगर घर में कोई आपको कंट्रोल करने लगे तो बातों से नहीं, कागज़ों से अपने आप को बचाओ। प्यार दिल में रखो, पर सुरक्षा दिमाग में। अगली सुबह मैं बहुत सामान्य बनी रही। मैं रसोई में गई, चाय बनाई और ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आज जल्दी उठ गई? मैंने हल्की मुस्कान दी। उम्र है बेटा, नींद अपने आप टूट जाती है। आदित्य बाहर आया। उसके हाथ में फाइल थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे देखा और फिर नज़रें हटा ली। माँ, आज थोड़ा बिजी हूँ। दोपहर में एक आदमी आएगा, बस कुछ पेपर वर्क है। उसने आदमी शब्द ऐसे बोला जैसे वो कोई प्लम्बर हो। मैंने चाय का घूंट लिया और पूछा, कौन आदमी? वो बोला, एक कंसल्टेंट, घर के बारे में कुछ सलाह देगा। रिया बीच में कूद पड़ी, हाँ, हम बस देख रहे हैं कि घर में बेबी के लिए क्या क्या बदलना पड़ेगा। और वैसे भी आपका नाम बहुत सारी चीज़ों में है, तो मैनेज करना आसान होगा अगर। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब पूरा था। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, और उसी पल मैंने अंदर ही अंदर तय कर लिया, आज कोई भी कागज़ मेरे हाथ से ऐसे ही साइन नहीं होगा। आज मैं उनका खेल देखूंगी। दोपहर के करीब डोरबेल बजी। एक आदमी आया, सूट, फाइल और झूठी मिठास वाली मुस्कान। उसने अपना कार्ड बढ़ाया, मैं रोहन वर्मा, प्रॉपर्टी एंड एसेट एडवाइज़र। रिया ने उसे ऐसे अंदर बुलाया जैसे वो घर का सदस्य हो। आदित्य ने हाथ मिलाया और फिर दोनों ने मेरी तरफ देखा। रोहन ने फाइल खोली और बहुत मीठे स्वर में बोला, मैडम, ये बस कुछ फॉर्मेलिटी है। आपकी उम्र देखते हुए और आपके बेटे के परिवार को देखते हुए ये सही रहेगा कि प्रॉपर्टी और कुछ अकाउंट्स की नामिनी और पावर ऑफ अटॉर्नी अपडेट हो जाए। इससे मेडिकल इमरजेंसी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर ही मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत खतरनाक चीज़ होती है अगर गलत हाथ में चली जाए। इससे कोई आपके बैंक, आपकी प्रॉपर्टी, आपके फैसले तक कंट्रोल कर सकता है। मैंने शांत रहकर पूछा, ये किसने तैयार किया? रोहन ने मुस्कान के साथ कहा, आपके बेटे ने, और हमने बस इसे प्रोसेस में डाल दिया है। आदित्य बोला, माँ, ये आपके लिए ही है। आप समझती नहीं हो, ये सीनियर सिटीज़न का नॉर्मल है। रिया ने अपनी नाखूनों वाली उंगलियां मेज़ पर थपथपाईं। साइन कर दीजिए ना, इतना शक क्यों? हम आपके अपने हैं। और यही वो लाइन होती है जिससे सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, हम आपके अपने हैं। क्योंकि कई बार अपना ही सबसे पहले आपकी चीज़ें अपनी बनाता है। मैंने फाइल की पहली शीट ली। मैं पढ़ने लगी और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरी सांस धीमी होती गई। उसमें लिखा था, घर का मैनेजमेंट राइट्स आदित्य के पास। मैनेजमेंट राइट्स। एक और पन्ने पर लिखा था, मेरे कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ऑपरेटिंग एक्सेस आदित्य के पास। और नीचे एक लाइन, सुकून निवास में शिफ्टिंग के लिए सहमति। मैंने फाइल बंद की, धीरे से, जैसे किसी जहरीले सांप के फन को ढक रही हूं। मैंने कहा, मैं अभी साइन नहीं करूंगी। रिया का चेहरा एकदम बदल गया। क्यों? मैंने कहा,
क्योंकि मैं पढ़कर समझना चाहती हूँ। आदित्य ने आवाज़ ऊंची की। माँ, ये टाइम वेस्ट मत करो। रोहन सर गए तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। तो मत मिले, रिया ने ताना मारा। वाह, मतलब हम बेबी के साथ रोड पर रहें और आप अपना अहंकार बचाएं। मैंने अपनी कुर्सी पीछे की। अहंकार नहीं, हक बचा रही हूँ। रोहन ने माहौल संभालने की कोशिश की। मैडम, आप चाहें तो बस ये एक पेज साइन कर दें, बाकी बाद में। मैंने कहा, नहीं। आदित्य ने गुस्से में कहा, आप हमेशा ऐसी ही थीं, हर चीज़ में कंट्रोल। अब भी। मैंने बहुत धीरे कहा, बेटा, कंट्रोल और सुरक्षा में फ़र्क होता है। रिया खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कड़क थी। तो फिर साफ बोलिए, आप हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहती। मैंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो फिर क्या चाहती हैं? और आदित्य ने वही बात दोबारा दोहरा दी। इस बार और बेरहमी से। माँ, दो ही ऑप्शन है, या तो रिया को सपोर्ट करो, हमारे हिसाब से चलो, या फिर आप खुद निकल जाओ। कमरे में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। मैंने अपने अंदर की घबराहट को दबाया और एकदम शांत होकर कहा, ठीक है। रिया ने राहत की सांस ली। तो साइन कर रही हैं? मैंने मुस्कान दी। नहीं, मैं निकल रही हूँ। आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? मैं उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। मेरे कदम तेज नहीं थे, लेकिन तय थे। पीछे से रिया की आवाज़ आई। ड्रामा, मैं जानती थी। आदित्य ने कहा। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मैं कमरे में आई। मैंने अलमारी खोली, सूटकेस निकाला, और कपड़े नहीं। सबसे पहले मैंने अपने ज़रूरी कागज़ निकाले। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, घर की रजिस्ट्री की कॉपी और मेरे पति की बनाई वो फाइल जिसमें सब अकाउंट्स की लिस्ट थी। ये दूसरा बड़ा सबक है, घर में अगर तनाव हो तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बचाओ, कपड़े बाद में, कागज़ पहले। मैंने अपने फ़ोन का पासकोड बदला, ईमेल का पासवर्ड बदला, यूपीई पिन बदला। और फिर एक और चीज़ की, मैंने अपने बैंक की कस्टमर केयर को कॉल किया और कहा, मेरे अकाउंट पर किसी को भी एडिशनल एक्सेस मत देना। कोई भी कंसेंट सिर्फ मेरे सामने और मेरी पहचान वेरीफाई करके ही होगा। उन्होंने कहा, जी मैडम। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मेरा दिमाग साफा था। शाम होते होते मैं घर के ड्राइंग रूम में आई। आदित्य और रिया सोफे पर बैठे थे। रोहन जा चुका था। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा था, पर उसके नीचे डर भी था। डर कि उसका प्लान फिसल रहा है। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं 2 दिन के लिए अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। रिया ने तुरंत कहा, कौन दोस्त? मैंने कहा, डॉली। रिया ने ताना मारा, हाँ हाँ, वही जो आपको भड़काती रहती है। मैंने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, भड़काना नहीं, बचाना। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आप बाहर जाकर लोगों को क्या बताएंगी? हमारी बदनामी होगी। मैंने कहा, अगर सच्चाई से बदनामी होती है तो डर तुम्हें लगना चाहिए, मुझे नहीं। मैंने अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी आदित्य मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। माँ, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि घर में आपकी ज़रूरत है। मैंने उसकी आंखों में देखा। नहीं बेटा, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है। उस वाक्य के बाद आदित्य का चेहरा टूट सा गया। रिया ने तुरंत आकर कहा, आप गलत सोच रही हैं, हम आपके लिए ही। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, मैं बाहर निकली। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी, पर मुझे राहत मिली, जैसे किसी दम घूंटू कमरे से पहली बार सांस मिली हो। डॉली का घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं ऑटो में बैठी। रास्ते में मैंने एक और कॉल की अधिवक्ता ललित मेहरा को। उन्होंने फ़ोन उठाया। मीरा जी? मैंने कहा, मेहरा साहब, मुझे आपके पास कल सुबह सबसे पहली अपॉइंटमेंट चाहिए। और एक बात, मेरे बेटे ने मेरे नाम पर कुछ कागज़ बनवाए हैं। मुझे शक है वो मेरे साइन से मेरे अधिकार छीनना चाहता है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उन्होंने कहा, आपने साइन किया? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, तो आप अभी सुरक्षित हैं, लेकिन देर मत कीजिए।
कल सुबह हम सब कुछ लॉक कर देंगे। डॉली के घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे गले नहीं लगाया, बस मेरी आंखों में देखा और बोली, मैंने कहा था ना, कुछ घर भारी हो जाते हैं। मैंने पहली बार उस रात अपनी आवाज़ में थकान महसूस की। डॉली, वो मेरा बेटा है। वो बोली, और तुम उसकी माँ हो। माँ का मतलब ये नहीं कि तुम अपना हक दे दो। रात को मैं उसके गेस्ट रूम में लेटी, पर नींद नहीं आई। मेरे फ़ोन पर एक के बाद एक मैसेज आने लगे। आदित्य, माँ वापस आ जाओ, रिया परेशान है। रिया, आपकी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगी। आदित्य, माँ प्लीज़, बस एक बार बात कर लो। मैं समझ गई, अब वो गिल्ट का हथियार चला रहे हैं। ये भी एक सीख है, जब कोई आपको दोषी महसूस कराकर आपका फैसला बदलवाना चाहे तो वो प्यार नहीं, चाल चल रहा होता है। सुबह मैं जल्दी उठी। मैंने डॉली के घर की बालकनी में खड़े होकर चाय पी। मेरे हाथ में वही पोस्ट कार्ड था, सुकून निवास। डॉली ने कहा, तू वहाँ चलना चाहती है। मैंने कहा, मैं सिर्फ वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी वापस लेना चाहती हूँ। डॉली बोली, फिर आज तू 3 काम करेगी, वकील, बैंक और एक मेडिकल चेकअप। क्योंकि कई बार वो लोग तुम्हारी मेंटल फिटनेस पर सवाल उठाकर भी पेपर बनवा लेते हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सच है, कुछ लोग बुजुर्ग को कमज़ोर साबित करके उनके फैसले छीन लेते हैं। हम वकील के ऑफिस पहुंचे। मेहरा साहब ने एक मोटी फाइल खोली। उन्होंने कहा, मीरा जी, सबसे पहले आप अपने सभी अकाउंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑन करेंगी। दूसरे, आप एक रिवोकेशन लेटर तैयार रखेंगी, ताकि कोई भी पुराना पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कहीं बना हो तो रद्द हो सके। तीसरे, आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सुरक्षित जगह रखिए। मैंने पूछा, और आदित्य? मेहरा साहब ने बहुत साफ कहा, आपका बेटा है, लेकिन कानून में वो तभी मालिक बनता है जब आप खुद लिख कर दें, और आप चाहें तो वसीयत और ट्रस्ट बनाकर चीज़ें सुरक्षित कर सकती हैं। मेरे हाथ में पेन था, मेरे सामने कागज़ थे, और पहली बार मुझे लगा मेरे पास सिर्फ दर्द नहीं, रास्ता भी है। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आदित्य का नाम था। मैंने उठाया। वो बोला, माँ, घर आ जाओ अभी। मैंने पूछा, क्यों? उसकी आवाज़ कांप रही थी। पुलिस? पुलिस घर आई है। मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक गई। पुलिस क्यों? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, रिया ने कहा है कि आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और आप घर छोड़कर भाग गईं। मेहरा साहब ने मेरा चेहरा देख लिया। उन्होंने तुरंत कहा, फ़ोन स्पीकर पर रखिए। मैंने स्पीकर किया। आदित्य बोला, माँ, बस आ जाओ, साइन कर दो कि सब ठीक है, वरना। मेहरा साहब की आवाज़ तेज़ हो गई। आदित्य जी, मैं अधिवक्ता ललित मेहरा बोल रहा हूँ। आपकी माँ पूरी तरह सक्षम है, और अगर किसी ने झूठा बयान दिया है तो वो कानूनी अपराध है। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर आदित्य ने जल्दी से कहा, माँ, मैं नहीं चाहता था ये सब, और कॉल कट गई। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई, क्योंकि अब खेल सिर्फ घर का नहीं था, अब वो मेरी समझदारी पर हमला करने वाले थे। अगर वो मुझे मेंटली अनफिट साबित कर देते तो मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कोर्ट से गार्डियनशिप ले सकते थे। मेहरा साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब हम 1 मिनट भी नहीं गंवाएंगे। हमें अभी आपके घर जाना है, और आपको वो फाइल चाहिए जो उन्होंने बनवाई है। मैंने सिर हिलाया। डॉली ने मेरा हाथ पकड़ा। डर मत, अब तू अकेली नहीं है। हम तीनों ऑफिस से निकल पड़े। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, मेरे घर में अभी क्या हो रहा है, और क्या रिया और आदित्य सच में इतनी दूर जा सकते हैं? जब हम गाड़ी में बैठे, मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे बैंक अकाउंट से नॉमिनी अपडेट रिक्वेस्ट की कोशिश हुई थी। मैंने स्क्रीन को घूरा। ये कोशिश किसने की, कब की और कैसे, जब मैं घर में थी ही नहीं? मेरी सांस तेज़ हो गई। मेहरा साहब ने कहा, मीरा जी, यही आपकी असली लड़ाई है। अगर आज आपने सही कदम नहीं उठाया तो कल आप अपने ही नाम पर कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। गाड़ी तेज़ी से मेरे घर की तरफ बढ़ रही थी, और मेरे अंदर एक डर के साथ एक आग भी जल रही थी। और जैसे ही हम घर के गेट के सामने रुके, मैंने देखा दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे।
और रिया अंदर से मुस्कुरा रही थी, जैसे वो पहले से जीत चुकी हो। गेट के सामने पुलिस वालों को देखकर मेरे पेट में एक ठंडा सा डर उतर आया, लेकिन मैंने अपनी पीठ सीधी रखी। रिया अंदर खड़ी थी, होठों पर आधी मुस्कान, जैसे वो पहले से तय करके बैठी हो कि मैं हार चुकी हूँ। आदित्य दरवाजे के पास ही था, आंखें नीचे, हाथ कांपते हुए। मेहरा साहब मेरे साथ थे और डॉली मेरे दूसरे हाथ को दबाकर खड़ी थी, जैसे कह रही हो अब पीछे नहीं हटना। मैंने पुलिस वाले से कहा, नमस्ते, मैं ही मीरा हूँ। आपने किस बारे में कॉल पाई? पुलिस वाले ने कहा, मैडम, घर वालों ने बताया कि आप बिना बताए चली गई, आपकी हालत ठीक नहीं है और आप कहीं नुकसान न कर लें। एक वेलफेयर चेक है। ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा नहीं आया, दुख आया, क्योंकि ये चाल बहुत गंदी होती है। पहले आपको कमज़ोर बताओ, फिर आपके फैसले छीन लो। मैंने शांत होकर कहा, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई थी। मेहरा साहब ने आगे बढ़कर अपना कार्ड दिखाया और बोले, ये मेरी क्लाइंट है, पूरी तरह सक्षम है। अगर किसी ने झूठी जानकारी दी है तो आप कृपया उसकी लिखित शिकायत दर्ज करें, क्योंकि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। पुलिस वाले ने रिया की तरफ देखा। रिया तुरंत बोली, मैंने सिर्फ चिंता में कहा था, प्रेग्नेंट हूँ, तनाव हो गया और ये घर छोड़कर भाग गई। डॉली ने एकदम कड़क आवाज में कहा, भागी नहीं, बचकर निकली हैं, फर्क समझो। मैंने पुलिस वाले से कहा, सर, आप चाहें तो अभी मेरी स्टेटमेंट लिख लें। और एक बात, कल दोपहर को एक एसेट एडवाइज़र आया था। मेरे सामने कागज़ रखे गए थे, मुझे साइन करवाने की कोशिश की गई थी, मैंने मना किया। उसके बाद आज बैंक में मेरी तरफ से नॉमिनी अपडेट की कोशिश हुई। ये मेरा फ़ोन नहीं, मेरा ओटीपी नहीं, मेरी सहमति नहीं, ये सब मेरे घर में रहकर हो रहा है। पुलिस वाले का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैडम, आप लिखित में दें। मेहरा साहब ने वहीं मेरी बात एक कागज़ पर लिखवाई, सरल भाषा में, साफ तारीख और समय के साथ। ये तीसरी सीख है, जब भी आपको लगे कोई आपके साथ खेल कर रहा है, बातों पर नहीं, लिखित स्टेटमेंट और तारीख, समय पर भरोसा करो। मैंने अंदर कदम रखा। मेरा ही घर था, पर हवा जैसे मुझे पहचान नहीं रही थी। रसोई में नए डिब्बे, नए सामान, मेरी चीज़ें पीछे। हॉल में रिया का बैग खुला पड़ा था, जैसे उसने यहाँ अपना डेरा जमा लिया हो। आदित्य ने धीमे से कहा, माँ, तुम इतना बड़ा बना रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे कहा, बड़ा मैंने नहीं बनाया बेटा, तुमने बनाया जब तुमने मेरी समझदारी पर सवाल उठाया। रिया बीच में बोली, ओवर रिएक्ट मत कीजिए, आपको बस हमारे साथ एडजस्ट करना है। मैं रुकी, उसकी आंखों में देखा और कहा, एडजस्ट और अपमान में फ़र्क होता है। मेहरा साहब ने आदित्य से कहा, आपने कोई पोआ या कोई कागज़ रजिस्टर कराया? आदित्य घबरा गया। रिया ने जल्दी से कहा, ये सब नॉर्मल है, सीनियर लोग, आप समझते नहीं। मेहरा साहब ने शांत पर सख्त आवाज़ में कहा, मैडम, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऐसे साइन करा के नहीं होता, और पोआ का मिसयूज़ हुआ तो केस बनता है। आप अभी इसी घर में रहकर उनकी मर्जी के खिलाफ उनके कागज़ों पर हाथ डाल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। मैंने देखा रिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी बहादुरी बस तब तक थी जब तक उसे लगा था कि मैं अकेली हूँ। मैं अपने कमरे में गई। अलमारी का लॉक खुला था। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स वाला बैग चेक किया। शुक्र है, जो ज़रूरी था वो मैं कल ही डॉली के घर ले गई थी। लेकिन मेरे पुराने पेपर, मेरी फाइलें टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने जल्दी में ढूंढा हो। मैं वापस हॉल में आई और बोली, मेरे कमरे में किसने हाथ लगाया? आदित्य ने कहा, मैंने नहीं। रिया ने कंधे उचकाए, मैंने बस सफाई करवाई। मैंने कहा, मेरे कमरे में सफाई की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पेपर की ज़रूरत थी। पुलिस वाला भी वहीं था। उसने रिया से पूछा, मैडम, आपने उनके सामान को छुआ? रिया बोली, मैं तो बस घर के लिए। मेहरा साहब ने कहा, ऑफिसर साहब, अभी आप इनसे लिखित में पूछ लें कि कल जो एसेट एडवाइज़र आया उसे किसने बुलाया और किसके कहने पर बैंक नॉमिनी की कोशिश हुई। पुलिस वाला नोट करने लगा। रिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया, बिल्कुल फिल्मी।
लेकिन उसमें सच्चाई नहीं थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे परेशान किया जा रहा है, डॉली ने धीरे से कहा। प्रेग्नेंट होना ढाल नहीं होता, गलत काम छिपाने के लिए। पुलिस वाले ने कहा, मैडम, हम भावनाओं से नहीं, फैक्ट्स से चलेंगे। तभी मेरे फ़ोन पर बैंक का फिर से अलर्ट आया। एक और कोशिश, इस बार नेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट। मैंने तुरंत स्क्रीन दिखाया। मेहरा साहब बोले, ये देखिए, ये उसी वक्त हो रहा है जब ये लोग घर में हैं। आदित्य की आंखें फैल गईं। उसने रिया की तरफ देखा, जैसे पहली बार समझ रहा हो कि आग कहाँ लगी है। रिया ने झट से कहा, ये मैंने नहीं किया। ये तो ऑटोमेटिक होगा। मेहरा साहब ने कहा, ऑटोमेटिक नहीं होता, ये इंसान करता है। मैंने वहीं अपने बैंक को कॉल किया, स्पीकर पर। मैंने कहा, मेरे अकाउंट पर तुरंत डिजिटल लॉक लगाइए, पासवर्ड रीसेट, नॉमिनी अपडेट और किसी भी तरह का बदलाव सब रोक दीजिए। मैं ब्रांच आकर केवाईसी कर दूंगी। बैंक वाले ने कहा, मैडम, हमने सिक्योरिटी होल्ड लगा दिया है। ये चौथी सीख है, अपने बैंक के एसएमएस, ईमेल अलर्ट कभी इग्नोर मत करो। एक छोटा सा अलर्ट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अब असली बातचीत शुरू हुई। मैं आदित्य के सामने खड़ी हुई। बेटा, सच बोल, ये सब किसका आइडिया था? आदित्य ने होंठ भींचे। रिया ने हाथ पकड़कर कहा, आदि, कुछ मत बोलो। और वही पल था जब मुझे समझ आ गया। जो आदमी अपनी माँ के सामने अपनी होने वाली पत्नी के इशारे पर चुप हो जाए, वो अभी बच्चा है, बाप बनने के लायक नहीं। आदित्य फूट पड़ा। माँ, मैंने बस सोचा था, बच्चा आ रहा है। रिया कहती थी, घर हमारा होगा, हम सेट हो जाएंगे, और तुम तो अकेली रहती हो। उसने आखिरी बात ऐसे कही जैसे अकेला रहना कोई जुर्म हो। मैंने कहा, अकेली रहना कमजोरी नहीं है, और घर हमारा तब होता है जब सम्मान हो, लूट नहीं। रिया चिल्लाई, मैंने कुछ लूटा नहीं, ये तो उनका ही बेटा है। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत साफ कहा, बेटा मेरा है, लेकिन मेरा हक मेरा है। मेहरा साहब ने अपना फ़ोन निकाला और बोले, अब सुनिए, मीरा जी सीनियर सिटीज़न है। अगर उन्हें घर में मानसिक या शारीरिक परेशान किया गया तो वो सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकती हैं, मेंटेनेंस मांग सकती हैं, और कई मामलों में घर से बाहर कराने तक का आदेश भी हो सकता है अगर उत्पीड़न साबित हो। पुलिस वाला भी अब गंभीर था। उसने आदित्य से कहा, देखो, अभी मैडम सुरक्षित हैं, झूठी कॉल करना गलत है, आगे से ऐसी हरकत मत करना। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई बदला लेने नहीं आई, मैं बस अपना जीवन बचाने आई हूँ। फिर मैंने मेहरा साहब की तरफ देखा। अब क्या? उन्होंने कहा, अब तुरंत 3 काम। पहला, आप इस घर में रेजिडेंस राइट का लिखित नोटिस देंगी कि बिना आपकी अनुमति कोई भी आपके सामान को नहीं छुएगा। दूसरा, आप आज ही एक वसीयत और ट्रस्ट की प्रक्रिया शुरू करेंगी ताकि कोई दबाव डालकर आपका फैसला न बदले। तीसरा, आप इनके रहने के नियम लिखित में देंगी, और अगर ये नहीं मानते तो इन्हें घर खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने सिर हिलाया। मैंने आदित्य से कहा, तुम और रिया इस घर में एक मेहमान की तरह रहोगे, मालिक की तरह नहीं। रसोई मेरी होगी, मेरे कमरे में कोई कदम नहीं रखेगा, मेरे बैंक और कागज़ों पर कोई बात भी नहीं करेगा, और अगर एक बार भी तुमने मेरी मेंटल फिटनेस की बात उठाई तो मैं उसी दिन तुम दोनों को निकाल दूंगी। रिया ने तड़प कर कहा, आप हमें निकाल नहीं सकती। मेहरा साहब ने शांत स्वर में कहा, कानून में बहुत कुछ संभव है मैडम, खासकर जब सीनियर को परेशान किया जा रहा हो। उस रात पुलिस वाले चले गए, लेकिन मैं जागती रही। मैंने अपने घर के सारे ताले अगले दिन बदलवाए। ये 5वीं सीख है, जब भरोसा टूटे तो सुरक्षा बढ़ाना बुरा नहीं होता। मैंने अपने अलमारी के अंदर एक छोटा सा लॉक बॉक्स रखा, पासवर्ड सिर्फ मेरे पास। मैंने अपने मोबाइल में सभी बैंकिंग ऐप्स पर बायोमेट्रिक और अलग पिन लगाए। मैंने अपनी पासबुक और एफडी की कॉपी की फ़ोटो लेकर एक सुरक्षित ईमेल में रखी। और मैंने एक नया नियम बनाया, मेरे किसी भी दस्तावेज़ पर बिना मेहरा साहब पढ़े मेरा साइन नहीं होगा। 2 दिन बाद मेहरा साहब के ऑफिस में मैं बैठी थी। मेज पर 2 फाइलें थीं, एक मेरी वसीयत, दूसरी मीरा कला स्कॉलरशिप ट्रस्ट के कागज़।
मैंने अपने पति की याद में ये ट्रस्ट बनाया ताकि कोई भी मेरे घर को इनहेरिटेंस की तरह न ग्राम करेगा, देखिए, बल्कि मेहनत की कमाई की तरह सम्मान करे। मेहरा साहब ने मुझे बहुत सरल शब्दों में समझाया। ट्रस्ट में आप तय करती हैं कि पैसा कहाँ जाएगा, किस नियम से जाएगा, और आप चाहें तो आदित्य के लिए भी हिस्सा रख सकती हैं, लेकिन शर्तों के साथ, जैसे कि वो आपकी देखभाल करेगा और कोई भी धोखा नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं बदले से नहीं चलना चाहती, मैं सीमा से चलना चाहती हूँ। ये छठी सीख है, सीमा सजा नहीं होती, सुरक्षा होती है। उसी शाम आदित्य अकेला मेरे कमरे के बाहर आया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, माफ़ी शब्द से नहीं, बदलते व्यवहार से मिलती है। उसने कहा, रिया ने कहा था, अगर हम तुम्हें अनफिट साबित कर दें तो सब आसान हो जाएगा। मुझे तब भी रुक जाना चाहिए था। मेरे हाथ कांप गए, पर मेरी आवाज़ शांत रही। बेटा, यही तो फ़र्क होता है आदमी और बच्चे में। आदमी गलत सलाह पर नहीं कहता है। आदित्य रो पड़ा। मैं डर गया था। बच्चा, खर्च। मैंने कहा, डर सबको लगता है, लेकिन डर में माँ को बेचा नहीं जाता। अगले हफ्ते एक बड़ा मोड़ आया। रिया ने मेहरा साहब को एक मैसेज फॉरवर्ड गलती से कर दिया, शायद आदित्य के फ़ोन से, शायद जल्दबाजी में। उसमें रोहन को लिखा था, आज ही पोआ तैयार करो और बैंक वाले काम फास्ट करो। मेहरा साहब ने तुरंत कहा, अब हमारे पास सबूत है। रिया की चाल अब सिर्फ शक नहीं, कागज़ बन चुकी थी। मेहरा साहब ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, झूठी सूचना और दस्तावेज बैंकिंग में हस्तक्षेप की कोशिश। मैं जानती हूँ, ये सुनने में सख्त लगता है, लेकिन कभी कभी एक सख्त कदम ही भविष्य की बड़ी तबाही रोकता है। ये 7वीं सीख है, जब कोई आपकी जिंदगी और इज्जत पर खेल करे तो चुप रहना दया नहीं, खुद के साथ अन्याय है। रिया की असली शक्ल तब दिखी जब पुलिस ने उससे सवाल पूछे। उसने आदित्य पर ही सब डाल दिया। मैंने नहीं कहा, उसने कहा, और आदित्य, पहली बार उसके अंदर का सच जागा। उसने रिया से कहा, तुमने मेरी माँ को पागल साबित करने की कोशिश की, अब बस। रिया चिल्लाई, तो तुम किसके साथ हो, मेरे या उसकी? आदित्य ने धीमे पर साफ कहा, सही के साथ। रिया ने अपना बैग उठाया, गालियां दी और चली गई। जाते जाते बोली, मैं बच्चे के साथ अकेली नहीं रह सकती, तुम पछताओगे। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस दरवाजे पर खड़ा रहा, थका हुआ, शर्मिंदा, और पहली बार सच में बड़ा होता हुआ। कुछ महीने बाद बच्चा हुआ। आदित्य अकेला आया, मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आपकी गोद में बड़ा हो, लेकिन आपकी शर्तों पर। मैंने बच्चे को गोद में लिया। छोटी उंगलियां, हल्की सांस, और मेरी आंखों में एक पुरानी गर्मी लौट आई। लेकिन अब मेरी गर्मी में मूर्खता नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, पर याद रखना, मैं दादी हूँ, बैंक नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया। वो अब हर महीने एक तय रकम मेरे खाते में मेंटेनेंस के लिए डालता था, मेरे साथ डॉक्टर विजिट पर जाता और किसी भी कागज़ को छूने से पहले पूछता। रिश्ता टूटा था, लेकिन धीरे धीरे सही तरीके से जुड़ रहा था। और मैं उस घर में वापस चुप होकर नहीं रही। मैंने अपना एक हिस्सा अपने लिए बना लिया। मैंने हफ्ते में 3 दिन सुकून निवास में आर्ट क्लास लेना शुरू किया। वहाँ मैं बुजुर्गों को पेंटिंग सिखाती और उनसे सीखती कि उम्र बढ़ने का मतलब खत्म होना नहीं है। मैंने अपने घर में भी एक छोटा सा कोना बनाया, एक टेबल, रंग, ब्रश और एक बोर्ड जिस पर मैंने लिखा, मेरी जगह। किसी को पसंद आए या नहीं, वो मेरी जगह थी। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपने बेटे को माफ़ कर दिया। मैं कहती हूँ, मैंने उसे एक मौका दिया, क्योंकि वो मेरा बेटा है। लेकिन मैंने अपनी सुरक्षा और सम्मान की कीमत पर नहीं दिया। मैंने अब ये सीख लिया है, प्यार का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। प्यार का मतलब कभी कभी साफ नहीं भी होता है, ताकि सामने वाला सही रास्ता सीख सके। अगर आप इस कहानी से एक ही बात याद रखें, तो वो ये, अपने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें, बैंक अलर्ट ऑन रखें, किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े साइन न करें, और अगर कोई आपको अनफिट साबित करने की कोशिश करे तो तुरंत लिखित शिकायत, वकील की सलाह
और अपने अधिकारों की रक्षा करें। और अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं? कमेंट में अपना शहर लिखिए। अगर आपके घर में कोई माँ, पापा, दादी, नाना है, तो ये वीडियो उन्हें भी सुनाइए, क्योंकि कई बार सबसे ज़रूरी सीख सबसे चुप लोगों को सबसे पहले चाहिए होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही असली ज़िंदगी से प्रेरित परिवार की कहानियों के लिए चैनल उसका बदला को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी बदला ज़ोर से नहीं, सही कदमों से लिया जाता है।